नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ राजस्थान से हमारे पत्रकार साथी आनंद चौधरी जुड़े हैं और आनंद चौधरी जी को इस साल का रामनाथ कोविंद का अवार्ड भी मिला है। बधाई हो सर। आपको आपको वैसे बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन इस ये पुरस्कार इस बार के लिए खास था। और हर बार आप लोगों से जुड़ी हुई प्रो पीपल आप स्टोरीज करते रहते हैं राजस्थान से। अभी चुनाव का मौसम है और राजस्थान की आधे से ज्यादा सीटें जो फर्स्ट फेज है उसी में ही कवर हो जा रही हैं। और अब की बार जो शुरुआत है कहीं ना कहीं भारतीय आम चुनाव की इस वर्ष के राजस्थान से ही देखी जा रही है। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहली सीट। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि देश की पहली सीट कह सकते हैं हम, राजस्थान की नहीं। श्री गंगानगर साहिब रिजर्व सीट है। क्या लग रहा है अब की बार? अब टोटल वैसे राजस्थान में 25 सीटें हैं और पहले फेज में कितनी सीटों पे चुनाव है सर? पहले फेज में 10 सीटों पे चुनाव है। तो हम्म। जिनमें जैसे पहले आपने बात की गंगानगर की। हाँ। तो गंगानगर सीट है। तो वहां पे बीजेपी की प्रियंका बालान है हाँ। और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा है। कुलदीप इंदौरा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से विधानसभा के कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। और कुलदीप इंदौरा काफी नेता तो बड़े हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रियता के हिसाब से कुलदीप इंदौरा का थोड़ा सा जो वो रहता है वो कमजोर है पार्ट। और प्रियंका बालान एकदम युवा है, जिला प्रमुख रही है। और इस हम्म। लिहाज से गंगानगर सीट पे कांग्रेस को मुझे लगता है कि कुछ खास उम्मीद नहीं है। प्रियंका बालान वहां मजबूत लग रही है। तो फिर ऐसा अगर क्यों अपन क्यों? आए उधर है। एक बार मैं आनंद जी रोकना चाहूंगा। गंगानगर सीट जिसके ऊपर हरियाणा पंजाब के लोग तो बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ तो किसान आंदोलन का असर था। गंगानगर, हनुमानगढ़, जो ये इलाका है, अनूपशहर जो अब नया जिला है, तो इसको तो ऐसे माना जाता है कि ये सारा जो इलाका है तो किसान आंदोलन की पूरी बेल्ट थी। सरदार किसान, जाट किसान यहाँ से बड़ी मात्रा में निकल के गए थे तो आंदोलन में। तो उस वजह से, और विधानसभा में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, फिर ये सीट बीजेपी को क्यों जाती दिख रही है? देखिए, विधानसभा का ठीक रहा है वहाँ, क्योंकि कांग्रेस के काफी जो लास्ट में उपचुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की और कांग्रेस को पहले भी वहाँ अपेक्षा से ज्यादा सीटें मिली। लेकिन जी। जो लोकसभा का चुनाव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और कुलदीप इंदौरा की मुझे लगता है कि कुलदीप इंदौरा की जगह अगर कोई और उम्मीदवार होता, अगर इसमें ये सीपीआईएम के साथ में अगर तालमेल होता कांग्रेस का, और ये सीट उनके खाते में रहती, तो ये ज्यादा मजबूत होती और किसान आंदोलन का वहां असर नजर आता। लेकिन मुझे लगता है कुलदीप इंदौरा के पक्ष में इतना माहौल नजर नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। या तो उनके किसान आंदोलन में भी उनकी इतनी सक्रियता नहीं रही, तो किसान भी उनको कितना सपोर्ट करेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो इस लिहाज से मैंने आपको कहा था कि प्रियंका बालान एकदम युवा नेता है और वो उन पे मजबूत नजर आती है पहले उस पे। जी, दूसरी सीट बीकानेर। बीकानेर भी रिजर्व सीट है और वहां से अर्जुन राम मेघवाल आते हैं। बीकानेर में देखिए कि अर्जुन राम मेघवाल के सामने गोविंद राम मेघवाल को इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गोविंद राम मेघवाल की एक छवि जो है वो एक तेज तरार नेता की है। और मतलब जो मौके पे ही कुछ भी बोल देना और सामने ही कह देना, उस तरह की छवि मानी जाती है। अर्जुन राम मेघवाल 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो इस लिहाज से उनके खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो है। लेकिन वहां के जो उनका जो विरोध था उस इलाके में, जैसे अपन माने कि देवी सिंह भाटी थे, पहले उनके विरोधी हुआ करते थे। लेकिन देवी सिंह भाटी के साथ में विधानसभा चुनाव में देवी सिंह भाटी के पोते चुनाव जीते। तो उस वक्त बताया जाता है कि अर्जुन राम मेघवाल से उनका समझौता हो गया। और अभी आज ही एक तस्वीर आई है कि अर्जुन राम मेघवाल देवी सिंह भाटी से अस्पताल में मिलने पहुंचे और वहां पे उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। तो उसको मान मनोबल की एक कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है कि एक बार फिर से उनको मनाने की। तो बीकानेर भी सीट में भी जो ऐसा है कि गोविंद राम मेघवाल के आने से वहां एक टक्कर मजबूत हो गई है। और वहां अगर अच्छी तरह से कांग्रेस ताकत के साथ चुनाव लड़े तो वहां इस बार समीकरण ठीक रह सकते हैं। और फिर चूरू, जिसपे सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ, राहुल कासवा पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। और वहां पर लेफ्ट का भी काम हमें पता है कि थोड़ा लेफ्ट का काम भी है उस सीट पे, लेफ्ट के साथ अलायंस है। बलवान पूनिया उनके साथ नजर आ रहे हैं स्टेज पे बैठे आजकल। और उधर से। देखिए मनदीप जी, चूरू में ऐसा है कि 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जो वो जो वहां के हनुमानगढ़ के उनके उसमें चूरू लोकसभा में आते हैं, नोहर और हम्म। भादरा। तो वो हम्म। दोनों लेफ्ट के गढ़ हैं।
और वो हम्म। उनके साथ जुड़ने से राहुल कसवा की जो स्थिति है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। राहुल हम्म। कसवा के पक्ष में वहां एक सहानुभूति भी नजर आ रही है कि हम्म। राजेंद्र राठौड़ के चुनाव के हारने के बाद में जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ इस परिवार पे, कसवा परिवार पे लगातार हमलावर थे, और कसवा हम्म। परिवार लगातार चुप्पी एक साधे हुए था, उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन जैसे ही उनका एक टिकट कटा लोकसभा हम्म। चुनाव में, तो कसवा परिवार एकदम आक्रामक रूप से सामने आया। और राहुल कसवा का जो पहला भाषण था, जिस दिन उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले, वो हम्म। भाषण एक मतलब वहां बता रहे हैं कि उस भाषण का बड़ा असर हुआ, और उस हम्म। भाषण ने ही उनके पक्ष में एक माहौल बनाया। देवेंद्र झाझड़िया है, वो ओलंपियन, पैरा ओलंपियन रहे हैं, वो इलाके में आरएसएस की पॉलिटिक्स में वो सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी में उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है। बीजेपी के बड़े आंदोलन हुए हैं या बीजेपी की जितनी भी विपक्ष में रहते हुए, वो उस तरह की उसमें शामिल कभी रहे नहीं। शामिल नहीं थे। इस लिहाज से देवेंद्र झाझड़िया को आरएसएस का तो सपोर्ट है, लेकिन बाकी जो मूल बीजेपी है वो उनको मुझे लगता है कि अभी उतना अपना नहीं पाई है। इस लिहाज से राहुल कसवा, इस बार राहुल कसवा कांग्रेस के लिए उम्मीद हो सकते हैं। और राहुल कसवा की जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा और इन्होंने कांग्रेस में जो प्रवेश करवाया, वो भी कांग्रेस के लिए इस बार एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि राहुल कसवा के ज्वाइन करने से 3 दिन पहले ही बीजेपी में बताया जाता है कि 1500 कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी। एक बड़ा तरह से बीजेपी ने प्रचारित किया था कि लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्जा का बेटा और इस तरह के कई लोग जो पूर्व विधायक थे वो बीजेपी में आए। तो उन्होंने एक चली थी कि बड़ी खेप कांग्रेस की बीजेपी में आई है। तो किसी ने उस पे कहा कि ये खेप नहीं, ये बड़ी स्क्रैप थी जो बीजेपी में गई है कांग्रेस की। तो अब जो इनका जो राहुल कसवा के आने से एकदम वो जो कांग्रेस के जो नेता वहां गए थे, वो पूरा एक मामला दब गया, और कांग्रेस ने दिखाया कि हमने एक सौ और एक सुनार लोहार की की। और एक लुहार की वाली वो जो कहावत है, वो कांग्रेस ने हम्म। उसको प्रचारित किया। और राहुल कसबा का चुनाव वास्तव में वहां एक मजबूत चुनाव नजर आ रहा है। और उस चुनाव की एक खास बात और है कि राजेंद्र राठौड़ बहुत कम उस चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ की बताया जाता है कि टिकट में भागीदारी रही जैसे भी रही, लेकिन राजेंद्र राठौड़ वहां जा नहीं पा रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ को देवेंद्र झाझड़िया भी शायद उनसे थोड़ा रखना चाहते हैं, कि दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वहां एक एक जो जाति वाला जो फैक्टर है, वो राजेंद्र हम्म। राठौड़ के आने से बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। तो इस लिहाज से भी राहुल कसवा के पक्ष में वहां माहौल नजर आ रहा है। और चूरू सीट कांग्रेस अभी तक जो जितनी भी सीटें हैं उनमें कांग्रेस ये मान के चल रही है कि चूरू सीट हमारे लिए सबसे सॉलिड सीट है। और फिर उससे अगली सीकर लाल लाल हाँ, लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा, ये नारे उछाले हाँ, जाते रहे हैं। क्या अमरा राम हाँ, दिल्ली जाएंगे ये या नारा फिर? तो खैर 1998 में भी गूंजा, 1991 में भी गूंजा, और ये नारा तो बहुत पहले से गूंज रहा है। लेकिन वहां इस बार इस नारे के साथ एक और जुड़ गया है कि लाल तिरंगा लहरावेला, अमरा दिल्ली जावेला, क्योंकि इस बार दोनों का तालमेल है। और कल जो अमरा राम की नामांकन रैली, जिस तरह की भीड़ थी, और जिस तरह की नामांकन रैली में डोटासरा और इन लोगों का जो भाषण था, वो काफी वायरल भी हो रहा है। और अमरा राम के पक्ष में एक माहौल भी नजर आ रहा है कि डोटासरा ने जिस तरह से कहा कि आपके लिए जो लड़ाई लड़ने वाला है, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, विद्यार्थी की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर वर्ग के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो इस आदमी ने लड़ी है। और आज 71 साल की उम्र में इस आदमी के चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ गई है, वो सब इस लड़ाई का परिणाम है। और इस आदमी को आपको एक बार इसका साथ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अमरा राम इस बार सुमेधानंद सरस्वती को कड़ी टक्कर देंगे। और इस बार पहले जैसा माहौल नहीं है। बाबा को लेकर भी वहां थोड़ा सा बीजेपी में भी थोड़ा बताया जा रहा है कि अंदर खाने बाबा के खिलाफ एक माहौल है, क्योंकि बताया जाता है कि वहां कार्यकर्ता जो है वो बाबा से नाराज हैं, क्योंकि बाबा कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पाए, वो उनसे मिलते नहीं थे। और वहां उनके काम जब भी होते थे तो वो ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आते थे। तो इस कारण बाबा से नाराज बताए जा रहे हैं, और वहां भी थोड़ा सा इनको मुश्किल नजर आ रहा है। और उससे अभी अगली सीट झुंझुनू। झुंझुनू की अगर अपन बात करें, तो झुंझुनू में शीशराम ओला के बेटे हैं विजेंद्र ओला, जो लगातार झुंझुनू से चुनाव जीतते जा रहे हैं। पिछले चुनाव में ऐसा होता रहा था कि उनकी पत्नी को या उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाता रहा था। लेकिन उससे पहले सरवण चौधरी को चुनाव लड़ाया गया था एक बार कांग्रेस से। इस बार जो विजेंद्र ओला जो जीते हुए हैं, और विजेंद्र ओला अब ये माना जाता है कि झुंझुनू की राजनीति में अगर कोई
कांग्रेस में कोई बड़ा नेता है तो वो विजेंद्र ओला है, और फिर सचिन पायलट का, और जो खेमे के माने जाते हैं विजेंद्र ओला, इस लिहाज से भी सचिन पायलट भी उनको काफी सपोर्ट करते हैं। तो विजेंद्र ओला इस मामले में मजबूत है, लेकिन जो कांग्रेस के जो अन्य जो नेता हैं, जैसे अपन हम्म। माने कि आपके श्रवण हैं, या उधर के जो जेपी चंदेलिया हैं, या राजकुमार शर्मा हैं, या रीटा चौधरी है, वो उनका कितना साथ देते हैं उस पे वो निर्भर करेगा। शुभकर्ण चौधरी निश्चित तौर पे आए हैं, लेकिन शुभकर्ण चौधरी के साथ कई चीजें और भी है। जैसे टोल के मामलों में शुभकर्ण चौधरी काफी बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि टोल की जो लड़ाई थी, टोल की मियाद खत्म होने के बाद में भी टोल वसूला जा रहा था, तो उसको लेके उन पे काफी हमले हुए और कोर्ट तक मामला गया है। और शुभकर्ण चौधरी अभी विधानसभा का चुनाव भी हारे हैं, और फिर नरेंद्र का टिकट काटा गया, उससे पहले संतोष का टिकट काटा गया। तो वो लोग भी नहीं चाहते कि शुभकर्ण चौधरी यहाँ से जीतकर सांसद बने, क्योंकि उनकी भी आगे के रास्ते बंद होते हैं। इस लिहाज से शुभकर्ण चौधरी की भी मुश्किलें हैं, दोनों तरफ ही है मुश्किलें तो। लेकिन अगर कांग्रेस इस सीट को, मैं मानता हूं कि अगर बहुत मजबूती के साथ लड़े, एकजुटता के साथ लड़े, तो झुंझुनू जिला ऐसा है जहां पे अग्निवीर का मामला काफी बड़ा मामला है। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि ये पूरा बेल्ट जो है शेखावाटी, इसने अग्निवीर और किसान आंदोलन के मुद्दों पे वोट किया, और 21 में से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में दी, जो एक बहुत बड़ी जीत थी। जितनी जीत पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी इतनी सीटें नहीं मिली थी, इस बार इतनी सीटें मिली। तो इस लिहाज से ये और 1 लाख वोटों से ज्यादा की बढ़त विधानसभा चुनाव में इस पूरे झुंझुनू लोकसभा में कांग्रेस ने ली है। इस लिहाज से वहां कांग्रेस मजबूत नजर आती है। इससे अगर आगे हम चलें तो जयपुर ग्रामीण और फिर जयपुर शहर, यहाँ जयपुर देखिए, शहर में तो टिकट भी बदली कांग्रेस ने और वो पूरा मामला चला देखिए जयपुर डायलॉग का। जयपुर शहर में बड़ी किरकिरी हुई है कांग्रेस की। और हाँ। देखिए, जयपुर शहर में कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। ये भी देखिएगा आप, एक दुर्भाग्य देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास को भी वैसे राजी किया। प्रताप सिंह ने, फिर एक बयान आया प्रताप सिंह का कि ना पैसा है ना ढेला है, प्रताप सिंह अकेला है। तो वो भी एक तरह से वो ये था कि हालांकि प्रताप सिंह के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ये था कि अब मजबूरी है कांग्रेस की, उनको चुनाव लड़ाना, कांग्रेस से जितना पैसा समेट सको उतना समेटो। लेकिन मंजू शर्मा के सामने प्रताप सिंह निसंदेह एक मजबूत उम्मीदवार तो हैं, लेकिन मंजू शर्मा के पक्ष में एक माहौल ये है कि वो भंवरलाल शर्मा की बेटी है, और कांग्रेस जो जयपुर पूरा इलाका है वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। इस लिहाज से मंजू शर्मा का अभी तक के तो जो देखें तो वहां वो भारी है। प्रताप सिंह की एक संघर्षशील नेता की छवि रही थी इससे पहले, लेकिन पिछले जब इसे मंत्री हैं वो सरकार में, तब से प्रताप सिंह के साथ में कुछ विवाद भी जुड़े और कुछ चीजें भी जुड़ी, जिसको लेकर भी उनको नुकसान हो सकता है। जयपुर ग्रामीण में जैसे राव राजेंद्र सिंह है, तो राव हम्म। राजेंद्र सिंह को बीजेपी ने कई साल बाद में मौका दिया है, विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट नहीं मिला। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष रहते हुए राव राजेंद्र सिंह का विधानसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता था। और राव राजेंद्र सिंह एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो बीजेपी में कम्युनिस्ट नेता जो कहते हैं, वैसे हम्म। नेता है वो, जो अपनी सरकार की भी आलोचना करने से नहीं कर पाते। जैसे वसुंधरा राजे मेट्रो को लेकर आई थी, या जो मेट्रो में जो वसुंधरा राजे नया निवेश कर रही थी, उस समय भी उन्होंने वसुंधरा राजे की बहुत आलोचना की थी कि गरीब कहाँ जाएंगे, चोमू बस्सी इन इलाकों के गरीब जो रोज जयपुर में आते हैं, उनके लिए कोई साधन चलाइए आप ऐसे जिनसे हम्म। उनको आने में फायदा मिले। तो राव राजेंद्र सिंह इस तरह की कई बार सरकार की, अपनी सरकार की भी आलोचना की है राव राजेंद्र सिंह ने। राव राजेंद्र सिंह पढ़ने लिखने वाले नेता हैं। तो और जो चोपड़ा, अनिल चोपड़ा है, वो वो उनके सामने पायलट की नई, पायलट नहीं ने, किए। हाँ, जो नई पायलट की मिसाइल है नहीं, ये, नई मिसाइल चलेगी। हाँ, हाँ, नहीं मुश्किल है, क्योंकि देखो अभी अनिल चोपड़ा को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अपन उनके मुकाबले अगर बात करें उधर नागौर में मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया की, तो हम्म। उन्होंने क्या है कि उनका एक एक इलाका ऐसा था, उन्होंने उस इलाके पे पूरा ध्यान दिया और उससे वो निकल कर आए। अनिल चोपड़ा जयपुर में रहते हैं, वहां से जाके पॉलिटिक्स करते हैं जयपुर ग्रामीण में, तो उनके लिए कितने समीकरण बन पाते हैं ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन वहां यह है कि पिछली बार जितना मार्जिन नहीं रहेगा, टक्कर थोड़ी मुकाबले की हो जाएगी।
और जी। नागौर की आप बात बात कर ही रहे हो, तो हनुमान बेनीवाल के लिए सीट खाली छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है कि जो मिर्जा परिवार है, जो कांग्रेस में बैठा है, हरिंदर मिर्जा वगैरह, और इवन मुकेश भाकर और गावड़िया, ये क्या हनुमान बेनीवाल को अपना अपने वोट डलवाएंगे? इवन जो ओसिया से विधायक हैं, वो तो शरेआम हनुमान बेनीवाल के खिलाफ रहती हैं। पूर्व विधायक, साबका विधायक, अब तो वो पूर्व हो गई हैं, 2000 वोटों के आसपास से वो चुनाव हार गई थी। देखिए, हनुमान बेनीवाल के सामने जो सबसे बड़ा जो अभी तक विरोध आया, या उनके सामने जो सबसे जो मुश्किल वाला जो चीजें आई, वो दिव्या मदेरणा को लेके आई। दिव्या मदेरणा उनके साथ नहीं आई। बाकी सारी कांग्रेस जो नागौर की है, वो कल एक तस्वीर आई थी, जो एक गाड़ी का एक फोटो आया था, जिसमें रामनिवास गावड़िया गाड़ी चला रहे हैं, हनुमान बेनीवाल उसमें बैठे हैं, और उनके साथ में हरेंद्र मिर्धा है, चेतन डूडी हैं, और मुकेश भाकर है। तो सब लोग उनके साथ थे, और मंच पे भी जिस तरह के भाषण हुए थे, मंच पे भी जिस तरह के भाषण हुए थे, उनमें भी पूरी नागौर की जो कांग्रेस है, वो दिव्या मदेरणा को छोड़ के पूरी साथ नजर आ रही थी। ये चुनाव जो है वो ये लोकसभा का चुनाव वहां नागौर में ज्योति मिर्जा के भी भाग्य का फैसला करेगा, क्योंकि हम्म। ज्योति मिर्जा को लगातार पहले कांग्रेस ने कई मौके दिए, और अब बीजेपी उनको लगातार मौके दे रही है। तो ये चुनाव अगर वो हार गई, तो बीजेपी उनको लगता है नहीं कि आगे मौका कोई देगी, क्योंकि पांच ये चुनाव हो चुनाव, जाएंगे, हार के हाँ, 5 पांच, चुनाव हो जाएंगे। हाँ, तो ये इतना बड़ा हारना, क्योंकि वो तो एक अमीर परिवार से आती है, इसलिए मान सकते हैं कि उनको टिकट दे दिया, और वो इतनी बड़ी हार भी सहन कर पा रही हैं। लेकिन और कोई नेता होता तो 5 हार मतलब नहीं सहन कर पाता। अब उनके साथ में जैसे रिचपाल मिर्जा और ये लोग आए हैं, तो हम्म। रिचपाल मिर्जा के आने से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नुकसान होगा हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल का पहले असमंजस में थे कि खुद चुनाव लड़े या पत्नी को चुनाव लड़ाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल का ये भी फैसला ठीक है कि वो खुद चुनाव लड़े, और वो इस चुनाव में जो किसान आंदोलन का साथ दिया उन्होंने, या जो मोदी सरकार के खिलाफ जितनी भी चीजें थी, अग्निवीर था, या जिनको भी लेके वो बोले, उन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जा रहे हैं। तो हो सकता है वहां हनुमान बेनीवाल मुकाबला अच्छा बना दे, और दोनों में से कोई भी इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है। अच्छा, इसके बाद अलवर तक पहुंच जाते हैं हम। और अलवर में जो दो कैंडिडेट हैं, उनमें तो एक बहुत हैवीवेट कैंडिडेट हैं, बीजेपी के अमित शाह जो टीम है उसके हिस्सा माने जाते हैं। और दूसरा, कांग्रेस ने एक युवक के ऊपर, नवयुवक के ऊपर दाव खेला है। इस अलवर की सीट के समीकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अलवर में ललित यादव जो माने जाते हैं, उनको भंवर जितेंद्र का भी जो साथ है, या आप अपने माने अशोक गहलोत का भी उनको साथ है, और सचिन पायलट का भी वो खिलाफ नहीं है, उनका भी उनको समर्थन है। भूपेंद्र यादव की जहां तक बात रही, मुझे लगता है भूपेंद्र यादव अगर अलवर में मात खाते हैं, मैं मात की बात कर रहा हूं, अगर वो मात खाते हैं, तो उनकी इसमें भूमिका जो रहेगी वो बीजेपी की रहेगी, क्योंकि बाबा बालकनाथ जो है, वो अभी सबसे जो उनको मुश्किल आने वाली है, वो बाबा बालकनाथ से आने वाली है। बाबा बालकनाथ को पहले मंत्री नहीं बनाना, पहले उनका मुख्यमंत्री के तौर पे नाम चला, फिर उप मुख्यमंत्री के लिए फिर मंत्री भी उनको नहीं बनाया गया। तो बताया जा रहा है कि इसमें भूमिका जो वहां के जो लोग कहते हैं कि भूपेंद्र यादव की रही है, और फिर एक वसुंधरा राज्य का जो खेमा है, वो भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले जो भूपेंद्र यादव थे, वो किसी जमाने में वसुंधरा राज्य के खास समर्थक होते थे, और उनकी जो पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, वो वसुंधरा राजे के साथ जुड़कर ही होती है। राजस्थान से उनका कोई खास ज्यादा वो रहा नहीं है, अजमेर में पढ़ाई के अलावा, क्योंकि अजमेर में उनके पिताजी नौकरी करते थे, और वो अजमेर में पढ़े हुए हैं। इसके बाद में उन्होंने थोड़े दिन पत्रकारिता की बता रहे हैं कि कहीं से, तो इसके बाद में वो जो कई साल तक वो इस राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन वसुंधरा राज्य के साथ में जुड़ के अरुण जेटली जो उनके गुरु थे, उनके साथ में मिलके वो वसुंधरा राज्य के साथ मिलकर वो पॉलिटिक्स में आए, और उनका एक परवान चढ़ा। लेकिन जैसे ही मोदी और अमित शाह केंद्र की राजनीति में हावी हुए, उन्होंने वो पाला बदल लिया, और वसुंधरा राजे का साथ छोड़ दिया। तो पूरा वसुंधरा गुट भी उनको नहीं चाहता। अलवर के लोकल जो बीजेपी नेता है, वो भी अभी नहीं चाहते कि यहाँ इनका कब्जा हो। तो इस लिहाज से, और ये जो ललित यादव है, युवा है, अभी चुनाव जीते हैं, और बसपा से भी काफी सक्रिय रहे हैं, तो बसपा के भी एक बार अच्छे वोट लेकर आए हुए हैं। तो इनके बसपा का भी समर्थन है, कांग्रेस का भी अच्छा सपोर्ट है। तो ललित यादव वहां अच्छी टक्कर देंगे। ललित यादव से मजबूत वहां कोई नेता और नहीं हो सकता था। जी। और 2 सीटें बाकी रहेगी शायद, एक तो करौली धौलपुर वाली रह गई है, और एक दौसा वाली शायद।
ये 2 सीटें बची देखिए इस फर्स्ट फेज की। दौसा में ठीक है मुकाबला, क्योंकि मुरारी लाल मीणा है, लेकिन मुरारी लाल मीणा के सामने मुश्किल ये हो रही है कि अभी नरेश मीणा अ, अ, 2 दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की थी, और 2 दिन बाद में ही पता नहीं क्या माहौल बना। पहले वो वहां मुरारी लाल के मंच से उन्होंने खुद के लिए बोला कि ये लगातार ये विधायक रह गए, अब इनकी बेटी का नंबर आ जाएगा, फिर हमारा नंबर कब आएगा। तो वो उनका जो वीडियो था वो काफी वायरल हुआ था, और नरेश मीणा उनके लिए उस जो सभा में नरेश मीणा ने उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। हालांकि मुरारी लाल मीणा ने बाद में इसका उत्तर भी दिया कि उन्होंने कहा कि मेरे पीछे कोई बड़ा नेता नहीं था, मैंने जितने भी चुनाव लड़े, पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय मेरी जीत कर कर मैंने अपना जनाधार बनाया, और उसी जनाधार के बदौलत मैं चुनाव में गया, और मैंने लगातार अपनी जो कांग्रेस में एक पहचान बनाई, तो उसी के बलबूते पे मैंने टिकट पाई है, मेरे पीछे कोई बड़ा नेता नहीं है। तो नरेश मीणा भी यही करे कि मेरे पीछे बड़ा नेता नहीं है, तो नरेश मीणा वहां मुरारी लाल मीणा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और जसकौर मीणा तो वहां है ही, जो उम्मीदवार हैं। इधर बस्सी जो है वो कन्हैयालाल मीणा, सॉरी, कन्हैयालाल मीणा तो है ही है, जो बस्सी से पुराने विधायक रहे हैं, लेकिन कन्हैयालाल मीणा अभी उम्र भी काफी हो चुकी है, और वो बुजुर्ग भी हैं, और उनका राजनीति से अभी थोड़े उनका नाता भी टूट चुका है। तो इस लिहाज से वो थोड़ा, मुझे लगता है कि मुरारी लाल मीणा अगर अच्छी टक्कर देंगे, सचिन पायलट का उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये बेल्ट ऐसा है जिसमें सचिन पायलट का काफी प्रभाव है गुर्जर जाति में, और मुरारी लाल मीणा का प्रभाव मीणाओं में है ही। तो इस लिहाज से ये सीट काफी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उधर 2 सीटें जो भरतपुर और करौली धौलपुर है, वो सुरक्षित सीटें हैं, और वहां पे जो भरतपुर में जो कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार जो खड़ी की है संजना जाटव, वो यूथ है, युवा है। विधानसभा चुनाव में कठुमर से उन्होंने काफी अच्छी टक्कर दी थी, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारी हैं। तो इस लिहाज से वो वहां मजबूत है, और उनको वहां का सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों का। करौली धौलपुर में किधर भी पाला बदल सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों में वहां ऐसा ही माहौल है। लेकिन करौली धौलपुर के लिए खास ये है कि वहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और पिछली बार भी जो बहुत कम मार्जिन से हारने वाली सीट थी लोकसभा चुनाव में, वो करौली धौलपुर ही थी। करुण तो दौरपुरी इस थी। लिहाज से, हाँ, तो करौली धौलपुर उनके लिए ठीक सीट साबित हो सकती है। अच्छा, अब ये 10 सीटें मोटा मोटा शायद हमने कर ली हैं, तो इन 10 सीटों में आपको क्या लगता है कि फर्स्ट फेज में क्या रिजल्ट रहने वाला है? 10 सीटों में मेरे मतलब जो मैंने अपना आकलन किया उसमें मेरे को 10 सीटों में लग रहा है कि 5 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। फर्स्ट फेज में मुझे डेंट लगता दिख रहा है बीजेपी को राजस्थान में। आपका क्या आकलन है मुझे सर? लग रहा है कि राजस्थान भर में कांग्रेस के पास 6-7 सीटें आ जाए तो कांग्रेस के लिए एक सुखद है वो। विन विन क्योंकि पूरे सिचुएशन है उनके लिए। क्योंकि इस बेल्ट में ही तीन तीन चार सीटें मांग रहे हैं, जो कांग्रेस जहां थोड़ी सी ठीक लग रही है। क्योंकि ये चुनाव जो है एकदम फिर ये अभी तो ठीक है कि लग रहा है ऐसा, लेकिन अंत में जो आते आते पता नहीं कि क्या माहौल बनता है कि ये चुनाव पूरा अ, मुद्दों से भटक कर पूरा एक बीजेपी जिस तरह से चुनाव को बनाती है, राम मंदिर हो चाहे हिंदुत्ववादी एजेंडा हो, वो उस पे ले जाती है। और चुनाव में आमतौर पे हम देखते हैं कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि वो चीजें ज्यादा हावी हो जाती है, और मुद्दों से भटक जाती है चीजें। तो ये चुनाव इस लिहाज से, हालांकि शेखावाटी की रीजन में जो बन गया है पाला एक बार जो बताते हैं वहां, तो वो फिर पाला जो मंड जाता है एक बार, तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहां झुंझुनू, सीकर और चूरू तीनों सीटों पे पाला अच्छा मंडा हुआ है कांग्रेस के लिए। वहां एक तरह से अगर कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है, तो वहां उनके लिए संभावनाएं हैं। इस इधर वाली बेल्ट में थोड़ी कम संभावनाएं मुझे नजर आ रही है। अच्छा, ये 10 सीटों का हो गया है। बस एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि जो पिछली बार वोट परसेंट था वो 59%, 59% था और बीजेपी का, और कांग्रेस 34-35 पे फिर रही थी। आपको क्या लग रहा है कि सीपीएम से जो अलायंस हुआ है शेखावटी में, उसका असर पड़ेगा कांग्रेस से? जो नागौर से अलायंस हुआ है हनुमान बेनीवाल के साथ, और फिर किसान आंदोलन भी है, अग्निवीर है क्योंकि ये बेल्ट फौजी भी भेजती है, तो ये सब चीजें क्या लग रहा है कि अब की बार जो वोट परसेंट है वो उस किस्म से 60% के आसपास नहीं जाएगा बीजेपी का? इसको आप, इस वोट परसेंट के जो पूरा फॉर्मूला है, इसको आप कैसे डिकोड करोगे, कैसे इसको अलग अलग करके देखोगे?
देखिए, राजस्थान में अब तक का जो बीजेपी का सबसे बढ़िया जो वोट परसेंट रहा है वो पिछला चुनाव रहा है 2019, जिसमें आप बता रहे हैं कि 59% तक वोट चले गए। लेकिन राजस्थान में बीजेपी आज भी, जो लोकदल का जो वोट परसेंट था, जो हम्म 63% उनको वोट मिले थे उस समय, उसको हम्म आज भी बीजेपी नहीं तोड़ पाई है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी तोड़ पाएगी। ये जो हम्म 59% वोट बैंक जो बीजेपी का था, मुझे लगता है ये हाईएस्ट था वोट प्रतिशत। अब ये इस चुनाव में मुझे जहां तक पूरे राजस्थान में जिस तरह देख रहे हैं कि आज मेरी बाड़मेर भी कुछ साथियों से बात हो रही थी कि बाड़मेर सीट भी बीजेपी अगर रविंद्र सिंह भाटी मजबूती से चुनाव लड़ता तो गंवा सकती है। तो इस तरह से अगर हर सीट पे ही देखे, जालोर सिरोही में भी इस बार मुकाबला काफी रोचक है। और अन्य सीटों पे भी जहां आप देखते हैं कि कई सीटों पे बीजेपी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही थी, राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, तो वो बड़ी जीत थी। इस बार वो बड़ी जीत नहीं रहने वाली ज्यादातर जगहों पे। राजसमंद में भी इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्या कांग्रेस किस तरह से, अपन जो बात कर ही रहे थे अभी, कि कांग्रेस किस तरह फैसले करती है। सुदर्शन रावत 3 दिन से नहीं मिल रहे हैं, और उनका लगता है कि उनकी टिकट बदलने की बात की जा रही है, कि उनकी टिकट बदली जा सकती है, क्योंकि वो गायब है एकदम चुनाव से ही, उनको ढूंढ रहे हैं। और ऐसे ही जैसे उन्होंने जयपुर में किया, जो अपनी किरकिरी कराई, कि जयपुर में जयपुर डायलॉग जो एक तरह का पूरा सांप्रदायिक संगठन है, और जिसको चलाने वाले भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई किसी को नहीं देखते कुछ भी, जो कहते हैं कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। उस व्यक्ति के साथ में जिस जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, और इनका एक किस्सा है जो अभी तक आया नहीं है शायद सामने, किसी ने कुछ देखा नहीं होगा, गौर नहीं किया होगा उस पर। अमनदीप जी हम्म। आप हैं? हाँ हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल। वो ये था कि विधानसभा में ये जो अ, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी थी, इनकी जो हाँ हाँ। विश्वविद्यालय था, उसका बिल हम्म पेश किया जा रहा था राजस्थान विधानसभा में। और हम्म ये जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं सुनील, ये ऑफिसर दीर्घा में आके बैठ गए थे। और हम्म जो कालीचरण सराफ उस समय के जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, वो विधानसभा में बिल पेश कर रहे थे, और ये ऑफिसर दीर्घा में बैठ गए थे आके, जिनको जिनकी इनको ऊपर जो आम जो जो लोग बैठते हैं उस दीर्घा में होना चाहिए था। लेकिन इनका हम्म प्रभाव ऐसा था, या उन्होंने कालीचरण सराफ की तरफ से बिठाया गया, वो ऑफिसर दीर्घा में बैठे थे। तो घनश्याम तिवाड़ी बाहर से आए, और घनश्याम तिवाड़ी ने एक विधानसभा में बात कही थी कि ठीक है, आप इन प्राइवेट विश्वविद्यालय को जिस तरह की मान्यता दे रहे हैं, इनको लूटने की छूट दे रहे हैं, इनको जिस तरह की भी चीजें कर रहे हैं वो ठीक है आप कीजिए, लेकिन इनको इतना सर पे मत चढ़ाइए कि ये आपकी ऑफिसर दीर्घा में तक आके बैठ जाए। तो हम्म ये जब मामला हुआ, एकदम विधानसभा में सन्नाटा पसर गया था, और वो एकदम वहां से छोड़कर भागे बाहर। और उसके बाद में कुछ देर तक ऐसे विधानसभा में थोड़ा सा देर के लिए शायद स्थगित भी हुई थी, और उसके बाद में मामले को बहुत डैमेज कंट्रोल किया गया। तो ये भी इनके साथ, तो ये व्यक्ति जो है, इनके किस्से ऐसे ही हैं सारे, क्योंकि हम्म ये मूल रूप से बातें हर तरह की करते हैं, लेकिन जुड़ाव कहाँ है व्यक्ति का, वो देखना बहुत जरूरी है। तो हम्म कांग्रेस इन चीजों को पहले नहीं देखती है। वो बस जब बाद में, जब पानी, जैसे मंजू शर्मा को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया था, कुमार हम्म विश्वास की पत्नी को, और उसके बाद में जैसे आया, फिर आरपीएससी का एक सदस्य बनाया जो केसरी को, उसके बाद में उनकी सारी चीजें निकल कर आई। तो कांग्रेस पता नहीं किन के कहने पे ये चीजें करती है, जो उनको चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाती है। अब बीजेपी जो है, वो इसको बड़ा मुद्दा बनाने वाली है आने वाले चुनाव में। आप देखना कि हर सभा में वो नजर आएगा कि ये कैसी पार्टी है जो पहले किसी को देती है, फिर उनसे छीनती है, फिर दूसरे को देती है। तो सुदर्शन रावत का अगर ये मामला हो गया, तो राजस्थान में आने वाले चुनाव में मुद्दा ये रहेगा। तो कांग्रेस के लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी। तो जी। ये वहां का है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ने जो आख्या को मना लिया है पहले, जो बाड़मेर हम्म में नहीं कर पाई, वो बीजेपी के लिए राहत की बात है। और उदयलाल आंजना पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन हम्म बाद में वो चुनाव के लिए राजी हो गए। तो वहां हम्म मुझे लगता नहीं कि इस तरह का मामला रहेगा वहां। एक एक वो बेल्ट भी अगर आप उसको समझते हो, तो वो हम्म। राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदुत्व की कोई अगर प्रयोगशाला है, तो तो भीलवाड़ा, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ बेल्ट है। और हाँ, वो मेवाड़ हम्म इलाका हो गया। तो वहां इनको मुश्किल नहीं आएगी। भीलवाड़ा में भी बताया जा रहा है कि ये धीरज गुज्जर, रामलाल जाट, इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। और उसके हम्म बाद में जयपुर के सांगानेर में रहने वाले जो डॉक्टर गुज्जर हैं, उनको वहां भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी ने अभी वहां अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, शायद आजकल में वो कर देगी। लेकिन वहां भी मुझे लगता है कि गुर्जर वोट तो बहुत वहां है, करीब 3 ढाई 3 लाख वोट हैं गुर्जर। लेकिन वो हम्म कितना प्रभाव 22 20 22 लाख वोटों में रख हम्म पाएंगे,
वो भी एक वो है। उदयपुर में इस बार कांग्रेस ने ठीक है मजबूत उम्मीदवार है, ताराचंद मीणा आईएएस रहे हैं और ज्यादातर उस इलाके में रहे हैं, हम्म। कोटड़ा और उस आदिवासी इलाकों में उन्होंने काफी काम किया है। और आदिवासियों के लिए बताते हैं कि वो उस समय जब थे तो आदिवासियों के लिए काफी काम किया, इस लिहाज से वो ठीक उम्मीदवार है वहां। और बीजेपी ने जो दिया वो नया नाम है। पुराने जो बीजेपी के सांसद थे वो तबीयत ज्यादा खराब है उनकी, अर्जुन लाल मीणा की, तो उनका हम्म। टिकट काट के नए व्यक्ति को दिया। तो वो ज्यादा वहां सक्रिय नहीं थे उससे पहले, आरएसएस में या संगठन में तो सक्रिय थे, लेकिन पॉलिटिक्स में ज्यादा उनका बड़ा नाम नहीं है। तो उदयपुर का चुनाव भी इस बार ठीक होगा। सबसे मुकाबला अच्छा बांसवाड़ा में होगा, क्योंकि बांसवाड़ा महेंद्र सिंह जी जी मालवीय जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी ने तो उनको इसलिए लिया कि कद्दावर नेता को हमने हमारी तरफ मिला लिया। लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय की स्थिति वहां काफी नाजुक थी। नाजुक इस लिहाज में थी कि महेंद्र सिंह मालवीय के बेटे ने कई तरह के झगड़े हुए थे। महेंद्र सिंह मालवीय की पत्नी जिला प्रमुख है, वो खुद मंत्री रहे और फिर विधायक तो है ही। तो उनके हम्म। खिलाफ ये माहौल था कि एक परिवार कब तक पूरा आदिवासी बेल्ट पे कब्जा करके रखेगा। तो हम्म। उस लिहाज में, और फिर उनके खिलाफ कुछ मामले थे जिनको उनको बीजेपी में जाना उनकी मजबूरी भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी में जो गए हैं, उनका मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर चाहे तो बीएपी के साथ मिलकर वहां अच्छा फायदा उठा सकती है, क्योंकि वहां हम्म। जो वोट मिले हैं विधानसभा चुनाव में, मैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 5-5 लाख के वोट के करीब मिले, और हम्म। बीएपी ने अकेली ने पौनी 4, 3.5, पौनी 4 लाख के करीब वोट लिए हैं। तो वो हम्म। पूरी सीटों पे अच्छी तरह से लड़ भी नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी उसने इतने वोट लिए हैं। इस लिहाज से वो, अगर कांग्रेस का पूरा उनको साथ मिल जाए अच्छी तरह, हालांकि तो सीट डूंगरपुर निकाल से जो देंगे गणेश हेगड़ा हैं वो हम्म। लगातार मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको साथ अच्छी तरह मिलता है तो वो सीट अ, ये गठबंधन निकाल सकता है, क्योंकि वहां हम्म। आदिवासियों का जुड़ाव है और हम्म। कांग्रेस बीएपी दोनों मिलकर वो वो सीट सीट निकाल निकाल सकते हैं। सकते। हम्म। हाँ, फिर बचती अ, हैं आपकी, अगर अपन बात करें जोधपुर की। हाँ, तो हम्म। जोधपुर में आ, मुकाबला ठीक है, लेकिन पहले जो चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि एक बार कि गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने काफी मुश्किलें आने वाली हैं। नारे भी चल रहे थे, मोदी हम्म। तुझसे बैर नहीं, गजेंद्र तेरी खैर नहीं। तो इस तरह के हम्म। नारे भी चल रहे थे। और जो बाबू सिंह राठौड़ वहां से 3-4 बार विधायक जीते हैं, वो हम्म। गजेंद्र सिंह को लेकर लगातार हमलावर थे। फिर भजन लाल ने मध्यस्थता करवाई और उन दोनों के बीच में समझौता कराया। लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं कि दोनों साथ नजर भले ही आ रहे हो, लेकिन हम्म। अंदर खाने बाबू सिंह अभी भी चीजों को भूले नहीं है। बाबू सिंह उस चीज को भुला नहीं पा रहे हैं, और अंदर खाने थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं। लेकिन करण सिंह उचियारडा ये पता नहीं कितना उस चुनाव को माहौल बना पाएंगे, ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी लग भी नहीं रहा कि वहां माहौल बना है क्या इस तरह का जोधपुर में। हम्म। जी तो सर। जोधपुर के अलावा एक सीट जिसके बारे में बात नहीं हो पाई, वो मुझे लगता है कि वैभव गहलोत जोधपुर से लड़े थे, उनको अब शिफ्ट कर दिया गया है, जालौर से लड़ रहे हैं चुनाव। तो क्या आपको लग रहा है कि वहां पर कोई जो साबका मुख्यमंत्री के पुत्र हैं वो कोई कमाल कर पाएंगे? और जबकि उनको ये लेकर काफी मेच्योरिटी की बातें होती हैं कि वैभव पॉलिटिकली मेच्योर नहीं है, और अब उनको लेकिन टिकट पे लड़ाया जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं उनके चुनाव को? देखिए, वैभव गहलोत के बारे में आपने सही कहा कि उनको राजनीतिक जो जो विरासत में मिली है राजनीति, और हम्म। उनकी कोई उस तरह की राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, या वो नीचे से निकल कर नहीं आए, उनको ऊपर से राजनीति में थोपा गया। तो चाहे वो आरसीए में रहे या जोधपुर में जैसा चुनाव था, जोधपुर में पिछली बार वो आप देखिए कि 3 लाख करीब वोटों से हारे थे, और 3 लाख हम्म। एक बड़ी हार थी मुख्यमंत्री के बेटे के लिए। इस बार हम्म। वो उनको भेजा है, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वैभव गहलोत है, वो जब साफा पहनाने लोग आते हैं तो पहले वो हम्म। अपने बाल ठीक करते हैं फिर साफा पहनते हैं, और वैसे ही साफा उतारते हैं तो फिर वो अपने बाल संवारते हैं पहले। और उनके बारे में एक चीज और कही जाती है कि वो किसी भी जगह जाने से पहले जयपुर से पूछ के राय लेते हैं कि मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, उन लोगों से मिलूं कि नहीं मिलूं। तो उनको अभी राजनीतिक परिपक्वता आने में काफी टाइम लगेगा। तो हम्म। वहां का चुनाव है वो वैभव गहलोत के अकेले भरोसे नहीं है। वो चुनाव अशोक गहलोत का चुनाव है एक्चुअल में। अशोक गहलोत लगातार वहां डेरा डाले हुए हैं। अभी वो कह रहे हैं कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, आप ये मत मानिए कि वैभव लड़ रहा है, मैं आपके लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और आपको ये चुनाव मुझे मेरी इज्जत के खातिर
आपको ये जिताना होगा, तो वहां अशोक गहलोत की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। लुम्बा हम्म। राम जो है चौधरी, वो संगठन के व्यक्ति हैं, और संगठन में तो वो काफी सक्रिय रहे हैं, लेकिन राजनीति में, जयपुर की राजनीति या सिरोही जालौर से बाहर की राजनीति में वो ज्यादा सक्रिय रहे नहीं है। इस लिहाज से वो गरीब भी बताए जाते हैं कि थोड़ा सा गरीब घर से आते हैं। तो उस लिहाज से उनके प्रति एक एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री का बेटा है, बहुत पैसे वाला है, और एक तरफ एकदम जो गरीब घर से आए हुए लुम्बा राम, जिनकी पत्नी को के वीडियो चल रहे हैं कि वायरल हो रहे हैं कि वो देखिए पशुओं का दूध निकाल रही है, पशुओं का काम करती है, आज भी वो उनके घर में इतने पशु हैं, वो खुद ट्रैक्टर चलाते हैं, मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, इस तरह की चीजें उनके लिए चलाई जा रही है। तो अशोक गहलोत अगर वहाँ कांग्रेस की तो एकजुटता नजर आ रही है, वहां संयम लोढ़ा भी उनके लिए लगे हुए हैं। संयम लोढ़ा अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी माने जाते हैं और वो लगातार लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहां का चुनाव इस बार रोचक होगा, और आखिर में देखते हैं। अगर बीजेपी वहां आखिर में मोदी की सभा या और कुछ होता है, बहुत ज्यादा जोर लगाती है, तो हम्म। वैभव गहलोत के लिए इस बार भी मुश्किल हो सकती है। और जो दूसरे साबका मुख्यमंत्री के पुत्र वसुंधरा राजे के पुत्र, उनको टिकट दुष्यंत मिली है देखिए देखिए दुष्यंत सिरोही। सिंह का चुनाव, ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत सिंह के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वसुंधरा राजे कल से 4 दिन के दौरे पे वहां हैं, और हाँ। वहां उस क्षेत्र में वसुंधरा राजे का प्रभाव है। और रही प्रमोद जैन भाया की बात, तो प्रमोद जैन भाया को लेकर कुछ साल पहले तक प्रमोद जैन भाया को राजनीति में कहा जा सकता था कि हाड़ौती का ये एक उभरता हुआ नेता, और हाड़ौती संभाग में इस नेता से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन जिस तरह से खान घोटालों में या पीडब्ल्यूडी में रहते हुए सड़कों के मामले में उनके जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, और उन्हीं की सरकार के जैसे भरत सिंह कुंदनपुर और इन लोगों ने लगाए, तो उसके बाद में उनकी जो राजनीतिक जो जो प्रतिष्ठा थी वो एकदम नीचे गिरी, और उनके लिए काफी मुश्किलें वहां हुई। नरेश मीणा ने भी वहां जब विधानसभा चुनाव थे उसमें प्रमोद जैन भाया पे काफी आरोप लगाए, उनको काफी नुकसान पहुंचाया। तो दुष्यंत सिंह के लिए मुझे लगता है कि इस बार तो मुश्किल नहीं है उस चुनाव में। दुष्यंत जी। सिंह इस बार भी काफी मजबूत है झालावाड़ में, और वहां वसुंधरा राजे के जाने से, क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान में अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है, सिर्फ झालावाड़ सीट पे वो अपने बेटे के लिए जो पूरी ताकत लगाएगी, और दुष्यंत सिंह को जिता के वो लगता है ले आएगी। हम्म। शुक्रिया आनंद, आपने बड़े एक हिसाब से कि सीट वाइज एक एनालिसिस दिया। बस आखिरी में एक शर्त मैं आपसे लगाना चाहता हूं, दो पत्रकार आपस में अगर शर्त लगाएं, आप कितनी सीटों पर खेल रहे हैं, क्या आप नंबर दे रहे हैं? फिर एक नंबर मैं दूंगा, अगर आपका सटीक निकला तो फिर पार्टी आपको मैं दूंगा, मैं खिलाऊंगा, और अगर मेरा सटीक निकला तो आपको देना होगा। आप कितनी संभावित सीटें दोनों पार्टियों में मैं लगाएंगे? मैं हाईएस्ट 5 सीटें मान रहा हूं। अगर कांग्रेस 5 सीट जीत जाती है राजस्थान में, तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले। आप 20-5 कर रहे हो, मैं कर रहा हूं 19 और 6। तो मेरा भी है, मैं कह रहा हूं कि 6 सीटें जीतेगी कांग्रेस और 19 सीटें बीजेपी जीतेगी। तो देखते हैं कि कौन किसका जो डेटा है वो ठीक निकलता है। और बाकी आप आनंद चौधरी की ग्राउंड रिपोर्टें इंडिया टुडे में जरूर पढ़ा करिए, और लगातार राजस्थान पे अगर आपको गंभीर राजनीतिक सामाजिक जो इश्यूज है उनके ऊपर गंभीर रिपोर्टिंग आपको किसी की देखनी है तो आनंद चौधरी जी की देख सकते हैं। लगातार इनाम जीतते रहते हैं, और हमारे तो बड़े भाई हैं, और हम एक आदर्श भी है कि पत्रकारिता कम से कम हम उनकी बिल्कुल जैसे कर पाए। बिल्कुल मनदीप जी, आप इस समय जितनी लड़ाई पूरे देश भर में पत्रकारिता के लिए लड़ रहे हैं, या जिस तरह की आप मेहनत कर रहे हैं, वो आप जैसे युवा बहुत कम कर पा रहे हैं। और आपका इस समय जो आपने पूरे देश भर में घूमकर एक पहचान बनाई है, वो बहुत काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया आनंद, और अपन फिर दोबारा जुड़ते हैं किसी मुद्दे पे, और मैं भी ग्राउंड पे ही रहूंगा। और जैसे पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहीं पे टकरा गए थे कवर करते वैसे ही करते, टकरा। इस बार भी दोबारा टक्कर होती है अपनी। मिलते हैं ग्राउंड पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।